हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आप सभी ने सीयूटी पीजी हिंदी का सिलेबस देख लिया होगा। अब उस सिलेबस में जो सबसे बड़ा पार्ट है वो है हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास। ये इतिहास ऐसा इतिहास है जो स्टूडेंट्स को ना तो याद होता है और ना ही ये रटा जाता है। ये एक ऐसा पार्ट है जिसको केवल हम लोग समझ सकते हैं, और अच्छे से आप लोगों ने इसे समझ लिया ना, टॉप यूनिवर्सिटी बस यहीं से मिल जाएगी आप लोगों को। अब इसको समझने के लिए हमें प्रत्येक पाठ को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके हमें यदि समझ करके पढ़ते हैं ना, तो वो समझ में भी आ जाता है और याद फिर अपने आप हो ही जाएगा। तो आज के इस सेशन में हम लोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को पढ़ेंगे, और इस विद्वान से संबंधित आपके एग्जाम में 2-3 ये कम से कम सवाल हैं, आएंगे 100%, क्योंकि हमेशा आते हैं। और ये जब भी हिंदी साहित्य के इतिहास की बात करते हैं ना, तो महत्वपूर्ण विद्वान हैं और यहाँ से सवाल अवश्य पूछा जाता है। मैं अपने बारे में आप लोगों को बताऊं तो मेरा नाम है राजेंद्र प्रसाद। मैं 5 बार हिंदी विषय से नेट JRF हूँ, और मेरे को पढ़ाते हुए मैं 2011 से पढ़ा रहा हूँ कंटिन्यू। कंपटीशन की बात करूँ तो 2013 से पढ़ा रहा हूँ। तो आप लोग ये मत समझना किसी प्रकार से कि क्या सर कैसा पढ़ाते हैं कैसा नहीं, वो आप लोगों सभी को पता है कि हम लोग जो पढ़ाते हैं ना, उसी में से प्रत्येक सवाल आता है। कोई बाहर सवाल जाने ही नहीं देते हम लोग, क्योंकि पढ़ाते हुए अब इतने साल हो गए तो पता है कि हिंदी साहित्य के इतिहास में आप लोग क्या पढ़ाना है मुझे। हिंदी का चाहे कोई भी पार्ट क्यों ना हो, चाहे व्याकरण का हो, चाहे काव्य शास्त्र का हो, चाहे लिटरेचर पार्ट क्यों ना हो, कोई भी सवाल अभी तक तो कोई बाहर गया नहीं, और उम्मीद करूँगा, कोशिश इतनी करूँगा आप लोगों के लिए कि इस बार भी कोई सवाल बाहर ना जाए। तो चलो हम लोग पढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। देखो, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं तो ध्यान से इनके बारे में एक एक बिंदु कोई सा भी हो, कहीं पे भी दिखाई दे, उसे बस समझ करके आप लोग याद कर लीजिएगा। यदि हम लोग शुक्ल जी के बारे में बात करें तो जो हम लोग हिंदी साहित्य के इतिहास की बात करते हैं, बहुत सारी पद्धतियाँ होती हैं हिंदी साहित्य इतिहास लिखने की। जैसे हम लोग बात करें वर्णानुक्रम्य पद्धति, कालानुक्रम्य पद्धति, समाजशास्त्रीय पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति, विधेयवादी पद्धति। अब हिंदी साहित्य इतिहास की जो सर्वोत्तम पद्धति है, जिसे सबसे अच्छी पद्धति माना जाता है, जिसमें हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा जाता है, उस पद्धति का नाम है विधेयवादी पद्धति। तो भारत में हिंदी विषय में इस पद्धति का प्रयोग करने वाले विद्वान कौन थे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। भारत में बात कर रहा हूं, विश्व में तो तेन या बेन महोदय माने जाते जो फ्रांस के हैं। लेकिन आपसे पूछा जाए कि हिंदी भाषा में विधेयवादी पद्धति का जनक किसे माना जाता है? तो जनक किसे माना जाता है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को माना जाता है। अब इन्होंने सबसे पहले, भारत की बात है ये, यदि बात करें विश्व की कि आपसे पूछ लिया जाए कि विश्व में इस पद्धति का जनक कौन है, तो याद रखना, या तो नाम होगा तेन या नाम होगा बेन। ये कहाँ के विद्वान थे दोस्तों? ये फ्रांस के विद्वान थे। ठीक है। अब आपसे ये पूछा जाए कि बताइए हिंदी साहित्य इतिहास की सबसे अच्छी पद्धति कौन सी है या सर्वोत्तम पद्धति कौन सी है, तो आप कहेंगे विधेयवादी पद्धति। अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इसी पद्धति का प्रयोग करते हुए 1929 ईस्वी में एक इतिहास लिखा, जिसका नाम हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है। तो इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम क्या था? हिंदी साहित्य का इतिहास। याद रखना, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है। अब इस इतिहास को इन्होंने कब लिखा, आपसे पूछा जाएगा, सीधी सी बात है। तो याद रखना 1929 यानी 1929 ईस्वी में लिखा। अब आपसे पूछा जाए कि बताइए इसे किस भाषा में लिखा गया, तो याद रखना भाषा है इसकी हिंदी। अब पूछा जाएगा कि बताइए कौन सी पद्धति है, किस पद्धति में इसको लिखा गया, तो सीधी सी बात है, जब जिस पद्धति का जनक माना जाता है तो उसी पद्धति में लिखेंगे। तो किस पद्धति में लिखा गया है? विधेयवादी पद्धति में। अब इन्होंने जो ये ग्रंथ लिखा था ना दोस्तों, हिंदी साहित्य का इतिहास, ये सबसे पहले ये हिंदी शब्द सागर के नाम से आया था, और हिंदी शब्द सागर एक पर्यायवाची कोश था। अब इस पर्यायवाची कोश की भूमिका में कुछ परिवर्तन करके आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने 1928 में हिंदी साहित्य का विकास के नाम से प्रकाशित करवा दिया था नागरी पंचानी सभा काशी से। लेकिन फिर 1929 ईस्वी में उन्होंने
इस नाम से इसका नाम परिवर्तित करके ये नाम रखा, हिंदी साहित्य का विकास से हिंदी साहित्य का इतिहास। तो याद रखना जो ये ग्रंथ था, बहुत अच्छा सवाल पूछा जाएगा आपसे, जो ये ग्रंथ था ना, ये सबसे पहले किस नाम से आया था? हिंदी शब्द सागर के नाम से आया था, हिंदी शब्द सागर के नाम से। अभी जो हिंदी शब्द सागर के नाम से आया था, ये क्या था? एक पर्यायवाची कोश था। अब ये पर्यायवाची कोश था सर जी, इसको किसी ने लिखा भी होगा। तो हिंदी शब्द सागर जो पर्यायवाची कोश था, इसको लिखने वाले 3 विद्वानों का योगदान माना जाता है। कौन कौन से गुरुजी? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र वर्मा आचार्य नहीं हो तो, और श्याम सुंदर दास। तो आप लोग कैसे याद रखेंगे? 3 विद्वानों का योगदान था इस ग्रंथ को लिया, इस पर्यायवाची कोश को लिखने के लिए। तो आप कैसे याद करेंगे? ऐसे याद करना, श्यामजी राम। देखो कुछ ट्रिक्स है, देखो लिटरेचर को याद करने के लिए श्यामजी राम, ठीक है, हाँ, श्यामजी राम। तो आप लोगों को कुछ ट्रिक्स अपने आप में बनानी होंगी। बिना ट्रिक्स के हिंदी साहित्य के इतिहास को समझना, मुझे नहीं लगता कि कोई भी स्टूडेंट ट्रिक्स ना बनाए। बिना ट्रिक्स के ये हम लोग दौड़ ही नहीं सकते, कि बहुत सारी ऐसी रचनाएं होती हैं जिनको ट्रिक्स में हम लोग पढ़ लेते हैं ना एक बार। बहुत सारे संप्रदाय आएंगे भक्ति काल में, बहुत सारे वाद आएंगे जिनकी ट्रिक्स हमें बनानी ही पड़ेगी। बिना ट्रिक्स से काम नहीं चलेगा हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत। और ये हिंदी साहित्य का इतिहास समझ में आ गया, टॉप यूनिवर्सिटी हमारे पास रहेगी 101%। सबसे बड़ा पार्ट यही है। 55+ सवाल आएंगे, 50+ सवाल पूछा जाता है यहाँ से 75 में से, तो आप देख लो, ठीक है। तो कौन है? श्याम से क्या बनता है? श्याम सुंदर दास। राम से क्या बनता है? रामचंद्र शुक्ल। और एक है रामचंद्र वर्मा। अब आपको पता है मैंने ये जो ऐसे किया है, ये क्या है? एक विराम चिन्ह है जिसका नाम पुनरुक्ति चिन्ह, यानी ऊपर जो लिखा हुआ है, पुनर यानी दोबारा, उक्ति यानी कथन, जो ऊपर लिखा हुआ है वो जो का त्यों लिखा जाता है, इसे का नाम ये है। तो कितने विद्वानों का योगदान था? 3 विद्वानों का योगदान था। अब बात करते हैं कि इन्होंने हिंदी शब्द सागर की भूमिका में कुछ परिवर्तन करके कब? 1928 ईस्वी में, यानी 1928 ईस्वी में हिंदी साहित्य का विकास, हिंदी साहित्य का विकास इस नाम से नागरी प्रचारणी सभा काशी से प्रकाशित करवा दिया। कहां से? याद रखना ये भी, नागरी प्रचारिणी सभा काशी से प्रकाशित करवा दिया गया। फिर इसमें 1929 में इसका नाम परिवर्तन करके क्या रखा? हिंदी साहित्य का इतिहास, जो मैं अभी बता चुका हूं, हिंदी साहित्य का इतिहास, ठीक है। रिपीट हो गया, ध्यान रखना, याद हो जाएगा। अब फिर इसमें कुछ परिवर्तित संस्करण आया 1940 में, 1940 ईस्वी में, लेकिन नाम यही था, सेम, ठीक है। ये ध्यान आपको रखना होगा। अब इन्होंने, किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालखंडों में बांट दिया। याद रखना, अब यहां से सवाल बनेगा। तो शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के इतिहास को, हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालखंडों में बांट दिया, 4 कालखंडों में बांट दिया, जो निम्नलिखित हैं। कौन कौन से? नंबर 1, जो नाम आता है हम लोग सुनते हैं आदिकाल, आदिकाल, आदिकाल। आदिकाल को इन्होंने क्या नाम दे दिया? वीर गाथा काल नाम दिया। यहां से सवाल पूछा, सबसे अच्छा सवाल तो यही बनता है। नंबर 2 आता है पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल को शुक्ल जी ने क्या नाम दिया? जिसे आज हम भक्ति काल के नाम से जानते हैं। नंबर आता है 3, जिसका नाम है उत्तर मध्यकाल। उत्तर मध्यकाल को शुक्ल जी ने नाम दे दिया रीतिकाल। ये क्या हो गया भाई? रीतिकाल। नंबर 4 आता है आधुनिक काल, जिसे इन्होंने गद्यकाल नाम दिया, आधुनिक काल।
गद्य काल। ठीक है, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। अब बात करें कि आपसे पूछ लिया जाए, आपसे एक सीधा सा सवाल पूछा जाएगा कि आदिकाल को वीरगाथा काल नाम देने वाले विद्वान कौन थे, तो आप कहेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। अब आदिकाल को वीरगाथा काल नाम इन्होंने कितनी रचनाओं का आधार मानकर रखा, तो याद रखना 12 रचनाओं को आधार मान करके, क्योंकि ये कवियों को ज़्यादा महत्व नहीं देते, उनकी रचनाओं को ज़्यादा महत्व दे देते, तो ये 12 रचनाओं को आधार मान करके आदिकाल का नाम वीरगाथा काल नाम दे दिया। जिन रचनाओं में से 4 रचनाएं अपभ्रंश भाषा में लिखी हुई थी और 8 रचनाएं देसी भाषा लोक भाषा में लिखी हुई थी, वो हम अभी चर्चा करेंगे। उससे पहले हम लोग इनके नामकरण की तो बात कर लिया, अब इनका काल विभाजन और देख लेते हैं कि इनका समय सीमा इन्होंने क्या मानी। तो आदिकाल अर्थात वीरगाथा काल की इन्होंने समय सीमा क्या मानी दोस्तों, 1050 विक्रमी संवत से लेकर के कब तक, बताइए जल्दी से, 1050 से लेकर के 1375 विक्रमी संवत। अब फिर बात करें तो 1375 से लेकर के 1700 विक्रमी संवत, फिर बात करें तो 1700 से लेकर के 1900 विक्रमी संवत, और 1900 विक्रमी संवत से लेके या तो ऑप्शन में दिखाई देगा 1984 विक्रमी संवत या आपको दिखाई देगा अब तक, ये ध्यान आपको रखना है। अब आपके दिमाग में एक डाउट उत्पन्न हो गया होगा, सर जी ये विक्रमी संवत क्या है। भारतीय कैलेंडर के अनुसार, जैसे आप अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 12 महीने पढ़ते हैं ना, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, इसी प्रकार से 12 महीने भी होते हैं, जैसे चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद आश्विन कार्तिक माघ पौष माघ फाल्गुन। और जैसे आप अंग्रेजी कैलेंडर आप बोलते हो ना ईस्वी, कौन सा ईस्वी चल रहा है, 2024 ईस्वी, 2023 ईस्वी, 2025 ईस्वी, आप लोग ऐसे पढ़ते हैं ना। ऐसे ही आज वर्तमान समय में जैसे 2024 ईस्वी है ना, तो आज वर्तमान में 2081 विक्रमी संवत चल रहा है। सर जी पता कैसे करेंगे, तो याद रखना जो ईस्वी पढ़ते हैं ना आप लोग, ईस्वी में आप लोगों को 57 57 ऐड करना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, विक्रमी संवत आ जाएगा। जैसे 2024 चल रहा है, इसमें 57 ऐड कर दो तो 2081 आ जाएगा। आज 2081 विक्रमी संवत। सर पता कैसे करें, आपके घर में कोई भी समाचार पत्र आता है, यदि आता है या नहीं आता है आप लोग एक बार देख लीजिएगा, आए या ना आए, तो अब किसी और के में जाके देख लेना, वहाँ पे लिखा होगा ईस्वी 2024 और विक्रमी संवत 2081, इस प्रकार से। ठीक है, हाँ। अभी हम लोग बात कर रहे थे कि आदिकाल को इन्होंने नाम वीरगाथा काल नाम दिया, तो कितनी रचनाओं का आधार मानकर, पूरा लिखना आप लोग, आदिकाल को वीरगाथा काल नाम कर इन्होंने 12 रचनाओं को आधार मान करके रखा। कितनी रचनाओं को, 12 रचनाओं को आधार मान कर रखा, जिसमें से 4 रचनाएं किस भाषा में लिखी हुई थी, अपभ्रंश भाषा में लिखी हुई थी, और 8 रचनाएं किस भाषा में, देसी भाषा लोक भाषा। अब आपको याद करना ये 4 रचनाएं अपभ्रंश भाषा में कौन कौन सी थी, तो नंबर 1 आता है विजयपाल रासो, नंबर 1 का नाम विजयपाल रासो। नंबर 2 हमीर रासो, नंबर 3 कीर्ति लता, नंबर 4 कीर्ति पताका। यार गुरुजी आपने तो लिखवा दिया, हम लोग कैसे याद करेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं, ये लो, जब आपके राजेंद्र सर हैं तो यार आप चिंता क्यों करते हो, ट्रिक्स में याद करो। ऐसे देखो, मैंने अपनी तरफ से ट्रिक्स बता रहा हूँ, आप अपनी तरफ से बना सकते हो कोई भी, विजय हमीर कीर्ति कीर्ति, देखो तरीका तो यही है। अब आप लोग अपनी तरफ से कोई भी बना सकते हो, विजय हमीर कीर्ति कीर्ति, विजय हमीर कीर्ति कीर्ति, चारों रचनाएं अपभ्रंश भाषा में लिखी हुई थी। ठीक है, तो विजय हमीर कीर्ति, एक बार जो मैं ट्रिक्स बता रहा हूं ना, ऐसे जैसे अभी बताया श्याम जी राम राम, एक बार याद करोगे ना तब, और एक बार कैसे याद करो, याद किया लिखो, फिर याद करो फिर लिखो, फिर याद करो फिर लिखो, कल लिखा, 2 दिन बाद लिखा, 5 दिन बाद में लिखा, ऐसे लिख लोगे ना 5-7 बार, तो वो ट्रिक्स आपके दिमाग में इस प्रकार से छप जाती है,
तो स्टार्ट में मैंने आपको एक सुविचार दिखाया होगा, क्या कि चिरागों से घर रोशन नहीं होते, शिक्षा से भी घर रोशन होते, मैंने देखा है। जब शिक्षा आपके पास होगी, ज्ञान आपके पास होगा, मेहनत कर लोगे ईमानदारी के साथ में, तो फिर चिराग तो हम लोग वैसे भी खरीद सकते हैं, बस होना क्या चाहिए। और यदि आप अपना फ्यूचर यदि हिंदी लैंग्वेज से देखना चाहते हैं तो ये हिंदी साहित्य का इतिहास है ना, ये आपके दिमाग में होना बहुत ज़रूरी है, सबसे बड़ा पार्ट है ये। व्याकरण तो ईजी है, एक बार समझा ठीक है। काव्य शास्त्र थोड़ा सा हार्ड पड़ता है आप लोगों के लिए, एक बार उसको भी अच्छे से देख लो, रस अलंकार छंद मोटे मोटे टॉपिक, हाँ तो बस फिर तो मतलब 100% नाम लाना बहुत आसान है हिंदी विषय में। लेकिन कब, जब ये याद हो जाएगा, ये समझ में आएगा, याद नहीं समझ में आ जाएगा। तो समझने के लिए कुछ ट्रिक्स हमें रटना पड़ता है, कुछ हमें वैसे समझना पड़ता है, कुछ चीज़ों को हम लोगों को उनके नाम के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। तो आपसे पूछा जाएगा विजयपाल रासो के रचयिता कौन है, तो आप कहेंगे विजयपाल रासो के रचयिता है नरसिंह भट्ट। नरसिंह भट्ट, जिसके आज तक हमें 42 छंदी प्राप्त होते हैं। हमी रासो किसने लिखा, सारंगधर ने लिखा। कीर्तिलता कीर्ति पताका को 1403 ईस्वी में विद्यापति द्वारा लिखा गया था। विद्यापति कौन थे, संधि काल के कवि माने जाते हैं, जो जिनका जन्म तो होता है भक्ति काल में लेकिन गिने जाते हैं आदिकाल में। आज आपसे पूछा जाएगा आदिकाल व भक्ति काल को जोड़ने वाला कवि कौन है, संधि काल का कवि कौन है, तो आप कहेंगे विद्यापति। अब हम बात करते हैं जो 8 रचनाएं और थी हमारी, वो किस में लिखी हुई थी, देसी भाषा या लोक भाषा में लिखी हुई थी। कौन कौन सी, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण आता है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो किसने लिखा, चंद्रबरदाई ने लिखा, चंद्रबरदाई ने लिखा। फिर बात करें तो नंबर 2 बिसलदेव रासो, बिसलदेव रासो, बिसलदेव रासो है भैया, देव लिखा हुआ है, किसने लिखा दोस्तों बताइए जल्दी से, नरपति नालय, याद रखो ऐसे नरपति नालय है। फिर लिखो नंबर 3 प्रेमाल रासो, प्रेमाल रासो किसने लिखा, जगनीक ने लिखा, जगनीक ने लिखा। परमाल रासो को आल्यखंड भी कहा जाता है, अलग लोक गायकों से प्रकाशित करवाया गया था। आलाखंड कहाँ कहाँ कहा जाता है, यूपी के भेसवाड़ा क्षेत्र में, याद रखना बहुत अच्छा सवाल है। और उत्तराखंड में भी कहा जाता है इसे, परमाल रासो को आल्यखंड के नाम से। और बात करें तो खुमान रासो, खुमान रासो, खुमान रासो के रचयिता कौन है, दलपति विजय, दलपति विजय। नंबर 5 विद्यापति ने पदावली लिखी, तो ऐसे याद करो ट्रिक्स के साथ में कि विद्यापति की पदावली, याद करना ऐसे ही, विद्यापति की पदावली, यानी पदावली को किसने लिखा, विद्यापति ने। खुसरो की पहेलियाँ, ऐसे याद रखो, अमीर खुसरो यानी खुसरो की पहेलियाँ, अमीर खुसरो, खुसरो इनकी उपाधि थी, इनका मूल नाम तो अबुल फजल था। नंबर 7 मधुकर कवि ने क्या लिखा, जय मयंक जस चंद्रिका, जय मयंक जस चंद्रिका किसने लिखा, मधुकर कवि ने लिखा। जयचंद प्रकाश के लेखक कौन है, जयचंद प्रकाश, भट्ट केदार, जयचंद प्रकाश किसने लिखा, भट्ट केदार ने लिखा, ठीक है, भट्ट केदार ने लिखा। ये 8 रचनाएं थी। आगे हम और चर्चा करें शुक्ल जी के बारे में, तो शुक्ल जी ने आदिकाल को 2 भागों में डिवाइड कर दिया था, निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा। फिर निर्गुण को भी 2 भागों में डिवाइड कर दिया था, ज्ञानाश्रयी काव्य धारा और प्रेमाश्रयी काव्य धारा। फिर ज्ञानाश्रयी काव्य धारा था, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इनको संत काव्य नाम दे दिया, प्रेमाश्रयी को सूफी काव्य नाम दे दिया। शुक्ल जी के अनुसार ज्ञानाश्रयी काव्य धारा का प्रवर्तक कबीरदास जी हैं और सूफी काव्य का प्रवर्तक मलिक मोहम्मद जायसी हैं। ऐसे शुक्ल जी ने सगुन काव्य धारा को 2 भागों में डिवाइड कर दिया, राम काव्य धारा और कृष्ण काव्य धारा। फिर राम काव्य धारा में राम काव्य लिखा गया और कृष्ण काव्य धारा में कृष्ण काव्य लिखा गया। राम काव्य का प्रवर्तक किसे माना गया, तुलसीदास जी को शुक्ल जी के अनुसार, और कृष्ण काव्य का प्रवर्तक किसे माना गया, सूरदास जी के बारे में, सूरदास जी को।
अब इस प्रकार से यदि हम लोग शुक्ल जी के बारे में अच्छे से पढ़ लेते हैं, इनके बहुत सारे कथन है, लगभग विद्वान के बारे में, कवि के बारे में, लेखक के बारे में इन्होंने बहुत सारे कथन कहे, वो सभी कथन आप लोगों को याद रखना है। यदि इसी प्रकार आप लोग पढ़ते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास को CUT PG में, तो आपका जो एग्जाम होगा उसमें टोटल 75 क्वेश्चन आएंगे, ध्यान रखना। कितने क्वेश्चन आएंगे? 75। अब इसमें से आप लोग, यदि मैं मानूँ ना, तो कम से कम 70 सवाल, यानी 70 प्लस सवाल होने चाहिए। वैसे लगभग यदि आप लोग 65 प्लस भी सवाल कर लेते हो ना, तो टॉप यूनिवर्सिटी आपके पास होगी, ध्यान रखना। लेकिन वो कब होगी? वो जब होगी तब आप हिंदी साहित्य का इतिहास को अच्छे से समझ लेंगे, एक एक टुकड़ों में बांट करके। और आप लोगों को पता ही है, यदि आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है, यदि टॉप यूनिवर्सिटी, वास्तव में आपने सपना देखा, कल्पना की होगी कि टॉप यूनिवर्सिटी आके मैं यार DU में जा करके मैं MA हिंदी विषय से करूँगा। आपने ऐसा सपना देखा है तो हम लोगों ने आप लोगों के लिए संघर्ष बैच लॉन्च कर दिया गया है, और यहाँ जो दिया हुआ है, यहाँ पे ये कूपन कोड, इस कूपन कोड का प्रयोग करके आप मैक्सिमम डिस्काउंट भी प्राप्त कर सकते हैं। सर जी इस संघर्ष बैच में क्या क्या है? भाई इसमें आप लोगों को लाइव क्लासेज मिलेंगी, भाई इसमें से आप लोगों को रिकॉर्डेड क्लासेज भी मिलेंगी। अब रिकॉर्डेड क्लास और लाइव क्लास आप लोग देख लेंगे, सीधी सी बात है, बहुत सारे डाउट्स भी होंगे। अब बहुत सारे डाउट्स के लिए आपको डाउट्स क्लासेस भी यहाँ पे मिलेंगी। अब बहुत सारे डाउट्स क्लासेस भी मिल रही हैं आप लोगों को सर जी। और क्वेश्चंस, भाई आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन है ना, उसको भी मैं आप लोगों को एक टेस्ट सीरीज के अंदर उपलब्ध कराऊंगा, साथ में उनको समझाऊंगा भी, साथ में उनको पढ़ाऊंगा भी मैं आप लोगों को। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो हमारा बैच है, ये गागर में सागर भरने वाला बैच है। नाम तो सुना होगा। अब गागर में सागर भरना है आप लोगों को, व्याकरण का पाठ, काव्य शास्त्र का पाठ, और बहुत बड़ा पहाड़ हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास आपको समझना है। याद कुछ भी नहीं होता इन चीज़ों में से, आपको समझ, व्याकरण ऐसा ही चीज़ है, काव्य शास्त्र ऐसा है, और हिंदी साहित्य का इतिहास आप कहते हो रटने वाली चीज़ है ना। मैं नहीं कहता ना यार, समझ के पढ़ो, कुछ ट्रिक्स बनाओ आप लोग। यदि आप लोगों को कुछ भी नहीं आता है तो जुड़ो ना इस कूपन कोड का प्रयोग, जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, और टॉप यूनिवर्सिटी तो मैं वादा करता हूं आप मेरे पास जुड़िए अभी से। ऐसा नहीं कि मंथ एग्जाम के 1-1.5 महीना पहले आप लोग मुझसे मिल रहे हैं, 2 महीने पहले में, या 2 महीने से कोर्स, पूरे 3 महीने में कोर्स नहीं होता, लिटरेचर ही नहीं होता 3 महीने में, तो यार तो फिर आप लोग काव्य शास्त्र व्याकरण कैसे करोगे? यदि आप लोगों को टॉप यूनिवर्सिटी चाहिए तो अभी जुड़ो मेरे साथ में, फिर मैं वादा दिलाता हूं आप लोगों को, फिर मैं कहता हूं आपको टॉप यूनिवर्सिटी ना मिले तो फिर मुझे कहना यार नहीं दिया। बेटा जी एक एक सवाल मैं आपको दिखा दूंगा, देखो ऐसा पढ़ाया, आप खुद कहते हैं कि हाँ सर ऐसा आया है, आपने पढ़ाया जो आया है, बस मेरी गलती 2-4 सवाल गलत हो गई। ऐसी गलती आप ना करो, तो अभी जुड़ो हमारे साथ में, तो और टॉप यूनिवर्सिटी प्राप्त कर लीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को शुक्ल जी, पूरा नहीं पढ़ा, छोटा सा पार्ट पढ़ा शुक्ल जी के बारे में, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो अभी के लिए इतना ही, और फिर भी कोई डाउट्स है, कहीं पे भी कोई क्वेश्चंस पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य मुझे अवगत कराएं, नेक्स्ट सेशन में उसका समाधान भी कर देंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।